नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम मौर्योत्तरकालीन शिल्प कला और मूर्ति कला शैलियों के विषय में पढ़ेंगे। इसमें हम गांधार, मथुरा और अमरावती शिल्प कला एवं मूर्ति कला शैलियों के विषय में कुछ जानकारी आपसे साझा करेंगे। गांधार शैली। गांधार शैली का विकास आधुनिक पेशावर और आधुनिक कंधार क्षेत्र तथा अफगानिस्तान के निकट पंजाब की पश्चिमी सीमाओं में 50 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईस्वी तक हुआ। इस शैली की 50 ईस्वी से 150 ईस्वी के मध्य की रचनाएं श्रेष्ठतम रचनाएं मानी जा सकती हैं। इसके प्रमुख केंद्र जलालाबाद, हड्डा या हद्दा, जैलियन, बामियान, स्वात घाटी और पेशावर थे। इस कला में पहली बार बुद्ध की सुंदर मूर्तियां बनाई गई थी। इस अवधि की बुद्ध एवं बोधिसत्वों की मूर्तियों की कला यूनानी एवं ग्रीक देवताओं की मूर्ति कला से प्रेरित थी और ये मूर्तियां यूनानी देवता अपोलो से बहुत ही मिलती जुलती थी। तत्कालीन समय में गांधार शैली दो कालों में वर्गीकृत हो गई थी। आरंभिक कला जो थी काले धूसर बलुआ पत्थर के प्रयोग के लिए प्रसिद्ध थी और उत्तरवर्ती कला प्लास्टर एवं मिट्टी के प्रयोग के लिए प्रसिद्ध थी। यूनानी एवं रोमन आक्रमणकारी अपने साथ यूनानी एवं रोमन कलाकारों की मूर्ति कला एवं परंपरा भी साथ लाए थे। इससे भारत की स्थानीय कला प्रभावित हुई। गांधार कला की विषय वस्तु भारतीय थी, परंतु कला शैली यूनानी और रोमन थी। गांधार शैली में यूनानी अथवा हेलेनिस्टिक मूर्ति कला का विशेष प्रभाव था, इसलिए इस कला को भारतीय यूनानी कला, ग्रीको रोमन कला, यूनानी बौद्ध कला या ग्रीको बुद्धिस्ट कला या शैली या हिंदू यूनानी कला भी कहा जाता है। गांधार कला को महायान धर्म के विकास से प्रोत्साहन मिला। इसकी मूर्तियों में भगवान बुद्ध यूनानी देवता अपोलो के समान प्रतीत होते हैं। गांधार शैली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान बुद्ध की मूर्ति का विकास तथा बोधिसत्वों की मूर्तियों का निर्माण करना है। इस शैली में उच्च कोटि की नक्काशी का प्रयोग करते हुए प्रेम, करुणा, वात्सल्य आदि विभिन्न भावनाओं एवं अलंकारिता का सुंदर सम्मिश्रण प्रस्तुत किया गया है। गांधार शैली की मूर्तियों में शरीर को यथार्थ व बलिष्ठ दिखाने की कोशिश की गई है। इस शैली का विकास शक एवं कुषाणों के संरक्षण में हुआ और कुषाण शासक कनिष्क के काल में गांधार कला का विकास बहुत ही तेजी से हुआ। गांधार शैली की स्थापत्य कला मुख्यतः चैत्यों एवं विहारों के निर्माण में अधिक प्रभावशाली है। इस स्थापत्य कला ने स्तूप निर्माण में सुधार किया। भरहुत एवं सांची में कनिष्क द्वारा निर्मित स्तूप गांधार स्थापत्य कला के उदाहरण हैं। कंकाली टीला में जैन मूर्तियों का निर्माण मथुरा शैली के साथ साथ गांधार शैली में भी किया गया था। इनके निर्माण में सफ़ेद और काले रंग के पत्थर का उपयोग किया गया। गांधार शैली में निर्मित बुद्ध की मूर्ति की विशेषताएं। बुद्ध योगी मुद्रा में बैठे हैं और बहुत कम आभूषण धारण किए हुए हैं। उनको लहराते बालों के साथ आध्यात्मिक मुद्रा में दिखाया गया है। इनके सर पर जटा या उभार को दिखाया गया है। यह बुद्ध की सर्वज्ञता को दर्शाता है। सिर के बाल पीछे की ओर मोड़कर एक जुड़ा बना दिया गया है, जिससे मूर्तियां भव्य और सजीव लगती हैं। ये गांधार शैली की मूर्तियां हैं, कुछ इस तरह की होती थी। आगे बढ़ते हैं। मथुरा शैली। इसी काल के दौरान विकसित एक अन्य शैली थी मथुरा शैली। मथुरा शैली का विकास पहली और तीसरी शताब्दी ईस्वी के बीच की अवधि में यमुना नदी के किनारे मथुरा में हुआ था। मथुरा शैली भारतवर्ष के मथुरा, सौंक, कंकाली टीला में और इसके आसपास के क्षेत्रों में विकसित हुई थी। इस शैली में शरीर को पूरी तरह से यथार्थ दिखाने की तो कोशिश नहीं की गई है, लेकिन मुख की आकृति में आध्यात्मिक सुख और शांति पूरी तरह से झलकती है। मथुरा शैली में देवताओं की मूर्तियों को उनके आयुध यानी कि हथियार और उपकरण के साथ दिखाया गया है। तत्कालीन समय में मूर्ति कला में प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था। मथुरा कला में महावीर की मूर्तियाँ, भगवान शिव की मूर्ति, लिंग या
मुख्य लिंग के रूप में, यक्ष यक्षिणियों और धन के देवता कुबेर की मूर्तियां, वेदिका स्तंभ बनाए गए हैं। साथ ही बौद्ध धर्म से संबंधित बुद्ध और बोधिसत्व की सुंदर मूर्तियां बनाई गई हैं। दो बोधिसत्वों, कमल पकड़े पद्मपाणि और वज्र पकड़े पद्मपाणि से घिरे हुए बुद्ध की मूर्ति को बनाया गया है। यानी कि बुद्ध जो हैं दो बोधिसत्वों के बीच में खड़े हैं। एक बोधिसत्व जो है पद्मपाणि कमल पकड़े हुए हैं और एक वज्र पकड़े हुए पद्मपाणि है। तो ये दो बोधिसत्व हैं, इनके साथ में बुद्ध की मूर्ति को दिखाया गया है। महावीर की मूर्तियां भी मथुरा कला शैली में बनी हैं और भगवान शिव, यक्ष यक्षिणी और धन के देवता कुबेर की मूर्तियां में वेदिका स्तंभ भी जो है मथुरा शैली में बनी हैं। मथुरा शैली में कंकाली टीला में जैन मूर्तियों का निर्माण किया गया था। स्पष्ट है कि मथुरा शैली पर भारतवर्ष के तीनों धर्मों हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म का प्रभाव पड़ा था। यह शैली इन तीनों धर्मों की कहानियों और चित्रों से प्रेरित थी। ये मूर्तियां मौर्य काल के दौरान मिली पहले की यक्ष मूर्तियों के नमूने पर आधारित हैं। यानी कि जो मौर्य काल की यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां मिली हैं उन्हीं के नमूने पर ये आधारित हैं, उन्हीं से मिलती जुलती ये लगती हैं ये मूर्तियां। मथुरा शैली में बनाई गई नारी मूर्तियों में यक्षिणी, नागिन तथा अप्सराओं की मूर्तियां सर्वाधिक विशिष्ट अवशेष हैं। इन पूर्ण आभूषित मूर्तियों की कामुकतापूर्ण भावभंगिमा सिंधु में उपलब्ध नर्तकी की प्रतिमा से बहुत कुछ मिलती जुलती है। जो सिंधु में उपलब्ध नर्तकी की प्रतिमाएं मिली थी, मूर्ति मिली थी छोटी छोटी, उनसे बहुत ही मिलती जुलती हैं ये मूर्तियां जो कि मथुरा शैली में निर्मित हैं। मथुरा शैली की सबसे सुंदर मूर्तियां पक्षियों की हैं जो एक स्तूप की वेष्टनी पर खुदी हुई हैं। वेष्टनी मतलब रेलिंग पर खुदी हुई हैं। कुषाणों की शीतकालीन राजधानी मथुरा के मोट से, यानी कि मथुरा इनकी शीतकालीन राजधानी हुआ करती थी कुषाणों की, और उसके मोट गांव से इस शैली में निर्मित कुषाण राजाओं की कई मूर्तियां मिली हैं, जिनमें कनिष्क की बिना सिर की एक खड़ी प्रतिमा महत्वपूर्ण है। मथुरा शैली की मूर्तियों का निर्माण चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर के प्रयोग से किया गया था। मथुरा शैली भी कुषाण शासकों के संरक्षण में विकसित हुई थी, जैसे कि गांधार शैली का विकास जो है कुषाण शासकों के संरक्षण में हुआ। साथ ही शक शासकों ने भी इसका संरक्षण किया था गांधार शैली का। इस शैली का सर्वाधिक विकास गांधार शैली की तरह ही कुषाण शासक कनिष्क के समय में हुआ था। गांधार और मथुरा शैली दोनों का ही सबसे ज़्यादा जो विकास हुआ वो कुषाण शासक कनिष्क के समय में हुआ था। मथुरा शैली विशेषतया प्राचीन भारतीय परंपरा जो कि भरहुत, सांची और गया में देखने को मिलती है उस पर आधारित थी, लेकिन इसने गांधार शैली से भी कई गुण अपनाए थे। बौद्ध की मूर्ति की विशेषताएं जो कि मथुरा शैली की हैं, जो बुद्ध है ये बौद्ध नहीं है, बुद्ध की मूर्ति की विशेषताएं हैं। बुद्ध के सर के चारों ओर के प्रभामंडल को गांधार शैली की तुलना में अधिक विस्तृत दिखाया गया, अधिक बड़ा दिखाया गया है और ज्यामितीय पैटर्न से अलंकृत किया गया है। इसमें बुद्ध को मुस्कुराते चेहरे के साथ प्रसन्नचित्त दिखाया गया है। शरीर हष्ट-पुष्ट और तंग कपड़े पहने हुए हैं। चेहरा और सिर मुंडा हुआ है। सर पर उभार या जटा दिखाई गई है। बुद्ध को विभिन्न मुद्राओं में पद्मासन में बैठे दिखाया गया है और उनका चेहरा विनीत भाव दर्शाता है। मथुरा शैली में बुद्ध की जो मूर्तियां बनी हैं उनकी ये विशेषताएं हैं। कुषाणकालीन मथुरा शैली की मूर्ति कला का उत्तम उदाहरण है रामनगर मथुरा से प्राप्त आदमकद बुद्ध प्रतिमा। सारनाथ, श्रावस्ती और कौशाम्बी में मथुरा शैली की बुद्ध प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। इन प्रतिमाओं में महात्मा बुद्ध को खड़ी अवस्था में दिखाया गया है और इन प्रतिमाओं में महात्मा बुद्ध का बायां हाथ कमर पर और दायां हाथ कंधे पर अभय मुद्रा में यानी कि आशीर्वाद देते हुए है। मथुरा कला शैली में भरहुत लोक कला शैली और सांची की नागर शैली का सुंदर समन्वय हुआ है। ये हम पहले भी बता चुके हैं कि भरहुत, सांची और गया की जो परंपरागत शैली थी उसका ये समन्वय था। मथुरा कला शैली, मथुरा संग्रहालय में कनिष्क, गौतम बुद्ध एवं कुबेर की प्रतिमाएं संरक्षित हैं। मथुरा शैली में ये आदमकद
मूर्ति है जो कि रामनगर मथुरा से प्राप्त हुई थी। ये सारनाथ, कौशाम्बी और श्रावस्ती से प्राप्त बुद्ध की प्रतिमा है, जिसमें आप देख सकते हैं एक हाथ इनका कमर पर है और दूसरा हाथ अभय मुद्रा में है। ये प्रसाधिका की मूर्ति है, यानी कि ब्यूटिशियन की एक मूर्ति है मथुरा शैली में, और ये कनिष्क की बिना सर वाली मूर्ति है। तो ये मथुरा शैली में निर्मित मूर्तियां हैं जो कि लाल चित्तीदार पत्थर में बनाई गई हैं। अमरावती शैली। अमरावती शैली भी स्वदेश में विकसित हुई और इस पर किसी अन्य देश की संस्कृति का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। गांधार शैली विदेशी शैली थी, विदेशी प्रभाव था उस पर पूरा पूरा। मथुरा शैली स्वदेश में विकसित शैली थी, लेकिन उसने गांधार शैली से कुछ गुण अपनाए थे। लेकिन अमरावती शैली जो थी वो पूरी तरह से स्वदेश में विकसित हुई थी और अन्य देश की संस्कृति का भी इस पर कोई प्रभाव नहीं था। यह शैली दक्षिण पूर्वी भारत में लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी ईस्वी तक सातवाहन शासकों के संरक्षण में फली फूली और चौथी शताब्दी ईस्वी के अंत तक इसका पतन हो गया। अमरावती शैली मुख्य रूप से कृष्णा गोदावरी की निचली घाटी में, अमरावती, नागार्जुन कोंडा में और आसपास के क्षेत्रों में विकसित हुई थी। इस शैली के प्रमुख केंद्र थे गोली, जग्यापेट, भट्टीप्रोलु, घंटासाला, नागार्जुन कोंडा और अमरावती। यहाँ सातवाहन वंश ने कई विशाल स्तूपों का निर्माण कराया था। यह शैली महाराष्ट्र राज्य के तेर स्तूप के अवशेषों में भी देखी जाती है। यह शैली श्रीलंका, अनुराधापुरा में और दक्षिण पूर्व एशिया के कई भागों में फैली हुई है। अमरावती शैली में विशेष रूप से बौद्ध प्रभाव था और इस शैली में बौद्ध विहार बनाए गए हैं। अमरावती शैली की मूर्तियों के निर्माण में सफ़ेद संगमरमर या चूना पत्थर का प्रयोग किया गया था। यह शैली अपने भव्य उभारदार भित्ति चित्रों के लिए जानी जाती है, जो संसार में कथात्मक मूर्ति कला का सर्वश्रेष्ठतम उदाहरण है। अमरावती स्तूप में उभारदार शैली में बुद्ध के जीवन तथा जातक कथाओं को अंकित किया गया है। यहाँ बुद्ध द्वारा हाथियों के समूह को वश करते हुए दिखाया गया है एक चित्र में। अमरावती स्तूप का निर्माण लगभग 200 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया गया था और इसमें कई बार नवीनीकरण और विस्तार हुए थे। यह स्तूप बौद्ध कला में बनाए गए विशाल आकार के स्तूपों में से एक था। इसका व्यास लगभग 50 मीटर, ऊंचाई 30 मीटर थी और ये अब अधिकांश जो है नष्ट हो चुका है। जो स्तूप है वो लगभग नष्ट हो चुका है, अवशेष मात्र बचे हुए हैं। इस स्तूप के कई पत्थर 19वीं सदी में स्थानीय ठेकेदारों द्वारा चूना बनाने के काम में ले लिए गए थे। बचे हुए अनेक सजावटी एवं कथात्मक उभरे चित्रफलक अब चेन्नई के राजकीय संग्रहालय और लंदन के ब्रिटिश संग्रहालय में संरक्षित हैं, सुरक्षित रखे हुए हैं। लंदन में रखे एक 4 दीवारी के पत्थर पर बनी इस स्मारक की एक प्रतिकृति में इसके दूसरी सदी के स्वरूप की झलक मिलती है कि ये कैसा दिखता था। इस स्तूप की प्रतिकृति बनाई गई है, फोटो बनाई गई है इसकी। इसमें एक अर्ध वृत्ताकार नीचा स्तूप प्रदर्शित है इस प्रतिकृति में, जो चारों ओर से सूक्ष्म नक्काशीदार रेलिंग से घिरा हुआ है। पुरानी शैली के तोरणों की जगह चारों प्रवेश द्वारों पर सिंह आकृति के शीर्ष वाले अलग अलग स्तंभ खंभे स्थापित हैं। जिन 4 शताब्दियों के भीतर यह शैली विकसित हुई वह बुद्ध की अमूर्त से मूर्त प्रतिमाओं के विकास का भी काल था। अमरावती में चित्रांकन की दोनों विधियां, मूर्त और अमूर्त, एक ही फलक पर साथ साथ दिखाई देती हैं। अमूर्त या प्रतीकात्मक रूप और मूर्त रूप, ये 2 विधियां थी और इनमें अमूर्त या प्रतीकात्मक जो रूप था इसमें बुद्ध की उपस्थिति का प्रतीक था खाली सिंहासन, यानी खाली सिंहासन को दिखाया गया है बुद्ध को न दिखा करके, और मूर्त रूप में बैठे या खड़े हुए बुद्ध की प्रतिमा को दिखाया गया है। यह मूर्तिकला अपनी विशिष्टता और उत्कृष्ट कला कौशल के कारण काफ़ी प्रसिद्धि पा चुकी थी।
यानी कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थी अपने समय में। इस शैली की मूर्तियों में त्रिभंग आसन अर्थात 3 झुकाव वाले शरीर का प्रयोग किया गया है। पूर्व की दोनों शैलियों गांधार और मथुरा शैली में जहाँ एकल मूर्ति पर बल दिया गया था, वहीं अमरावती शैली में गतिशील मूर्तियों, आकृतियों और कथात्मक कला का विकास हुआ। अमरावती के शिल्पकारों ने धार्मिक मूर्तियों की अपेक्षा धर्मनिरपेक्ष मूर्तियां, सुंदर मानवीय मूर्तियां अधिक निर्मित की। आसपास की शैलियों पर इसका व्यापक प्रभाव था और इस शैली के उत्पाद श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में भेजे जाते थे। अमरावती शैली में निर्मित बुद्ध की मूर्ति की विशेषताएं, ये बौद्ध नहीं है, बुद्ध की मूर्ति की क्या क्या विशेषताएं थी अमरावती शैली में निर्मित थी। जो अमरावती शैली में महात्मा बुद्ध की मूर्तियां मुख्य रूप से कथात्मक कला का अंग है, यानी कि कथा पर आधारित है। ये मूर्तियां जातक कथाएं हो गई या इनकी जीवन की कहानियां हो गई, जीवन की घटनाएं हो गई। इस शैली में बुद्ध की व्यक्तिगत विशेषताओं पर कम बल दिया गया है। ये मूर्तियां मुख्य रूप से बुद्ध के जीवन तथा जातक कथाओं का प्रदर्शन करती हैं और ये जो जातक कथाएं थी मानव तथा पशु दोनों रूपों में बुद्ध के पिछले जीवन को बताती हैं, तो उन्हीं का यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है इस कला में। ये अमरावती शैली में निर्मित मूर्तियां हैं, शिल्पकला है, मूर्तिकला है। इस तरह से ये बनाते थे जिसमें गतिशील मूर्तियां हैं और सामूहिक रूप से दिखाया जाता था, यानी कि एकल मूर्ति कला को इसमें ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया, एक साथ बहुत सारी मूर्तियां बनाई जाती थी, जैसे इसमें आप चित्र में देख सकते हैं। तो ये कुछ जानकारी थी मौर्योत्तरकालीन शिल्पकला और मूर्तिकला शैलियों के विषय में, गांधार, मथुरा और अमरावती शैली के विषय में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।